ये फ़ोन मैंने इसलिए ख़रीदा था क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे एक फ़ोन की ज़रूरत थी, बट मैंने इतने सारे ब्रांड्स में से इसी को चुना क्योंकि ये मेड इन इंडिया फ़ोन था। बट क्या सच में ये मेड इन इंडिया है? आज भारत को दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में हम बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव हमारे देश की सरकार के द्वारा सितंबर 2014 में लाया गया था, बट मेरे ख्याल से ये उन कुछ चीज़ों में से है जिसे आज़ादी के समय से ही लाया जाना चाहिए था। आज़ादी के समय हमारे देश में इतनी और समस्याएं थी कि देश में मैन्युफैक्चरिंग करना ना तो मुमकिन था और ना ही किसी ने इस ओर ध्यान दिया। भुखमरी और गरीबी जैसी समस्याओं के सामने कौन सोचता कि क्यों ना चीज़ों को देश में ही बनाया जाए। देश को जरूरत थी फूड सिक्योरिटी की और पूरा फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही रखा गया। 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए, दूसरी कंट्रीज में से कंपनीज हमारे देश में आने लगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगी, बट फिर भी मेक इन इंडिया जैसा कोई इनिशिएटिव नहीं लाया गया। वैसे 1991 रिफॉर्म्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। खैर 23 साल फास्ट फॉरवर्ड करे तो फाइनली सरकार को ध्यान आया कि ऐसा कोई इनिशिएटिव लाया जा सकता है जिससे कंपनीज को एनकरेज किया जाए कि वो दूसरी कंट्रीज में से चीजें मंगाने की जगह देश में ही चीजों को मैन्युफैक्चर करे। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के 3 ऑब्जेक्टिव्स रखे गए थे। पहला, टू इंक्रीज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स ग्रोथ रेट टू 12 to 14% पर एनम। दूसरा, टू क्रिएट द 100 मिलियन एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स इन इकोनॉमी बाय 2022। और तीसरा, टू एंश्योर दैट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इज इंक्रीज टू 25% बाय 2022। आसान शब्दों में कहें तो इस इनिशिएटिव से सरकार देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना चाहती थी, जिससे ना केवल जीडीपी बढ़े बल्कि देश में जॉब्स भी जनरेट हो। इसे अचीव करने के लिए कुछ ऑब्वियस स्टेप्स लिए गए। कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में कंपनीज के लिए सब्सिडीज की अनाउंसमेंट की गई, जिससे सरकार की ओर से इन कंपनीज को डायरेक्ट फंड्स मिले या टैक्स माफ कर दिया जाए या उन्हें सस्ते रेट्स में लैंड्स प्रोवाइड की जाए या किसी ना किसी तरीके से इन कंपनीज को एनकरेज किया जाए कि अगर वो देश में ही मैन्युफैक्चरिंग करे तो उन्हें फ़ायदा होगा। कुछ आइटम्स पे टैरिफ्स और इंपोर्ट ड्यूटीज़ को इस कदर तक बढ़ाया गया कि इंपोर्ट्स करके चीज़ों को बेचना इतना महंगा पड़े कि कंपनी उन चीज़ों को इंपोर्ट करने की जगह देश में मैन्युफैक्चरिंग करने लग जाए। इसकी बेस्ट एग्जांपल मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री होगी, जिस पे 2015 के बाद इस कदर तक टैरिफ्स और इंपोर्ट ड्यूटीज़ को बढ़ाया गया कि एप्पल समेत हमारे देश में बिकने वाले मोस्टली ब्रांड्स आज यही लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किसी भी देश के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अपनी डे टू डे चीज़ों के लिए भी किसी और देश पर निर्भर हो और मान लो कल को आपके रिलेशंस उस देश के साथ खराब हो जाते हैं, तो आप सोच ही सकते हैं कि आप कितनी खराब सिचुएशन में होगे। हाँ, आप दूसरे देशों से सामान मंगा जरूर सकते हैं, बट उस केस में आपको ज़्यादा पैसे देने होंगे। आपको ये भी सोचना होगा कि नया देश आपकी ज़रूरत को पूरा भी कर पाएगा या नहीं। आपके देश की इन्फ्लेशन भी दूसरों पे निर्भर होगी। यही चीज़ हमारे देश को ऑयल के केस में झेलनी पड़ती है। कोई भी इंटरनेशनल इवेंट हो, अगर तेल का रेट बढ़ा तो हमारे देश में भी महंगाई बढ़ने लगती है। 20th सेंचुरी में जब वेस्टर्न कंट्रीज अमीर होने लगी तो उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को आउटसोर्स करना शुरू कर दिया। कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, किस मटेरियल का यूज़ करना है, उसका डिज़ाइन कैसा होगा, ये सब इन्हीं कंट्रीज में डिसाइड किया जाने लगा। रिसर्च और डिजाइन जैसे हाई पेइंग जेंटलमैन जॉब्स ये रिच कंट्रीज के पास रहे, बट इसे बनाने का काम जिसमें लेबर चाहिए, फैक्ट्रीज और मशीन चाहिए, किसी दूसरी गरीब कंट्री को दिया जाने लगा। इस सिचुएशन का सबसे ज्यादा फायदा चाइना ने उठाया। वैसे तो 1970s के इंडिया और चाइना को कंपेयर किया जाए तो दोनों देशों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। दोनों हैविली पॉपुलेटेड गरीब कंट्रीज थी, दोनों में चीप लेबर भर भर के पड़ी थी, दोनों की जियोग्राफिक लोकेशन भी लगभग सेम ही थी। बट मैन्युफैक्चरिंग की जिस चलती गाड़ी में चाइना चढ़ गया, इंडिया उस गाड़ी में कभी भी चढ़ नहीं पाया। 2010 में चाइना यूएस को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बन गया। पूरे वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग का 28.4% हिस्सा सिर्फ चाइना से ही आता है। मतलब दुनिया की हर 4 में से एक चीज अकेले चाइना में ही बनी है। इंडिया इस लिस्ट में 5th प्लेस पे है, बट इंडिया का हिस्सा सिर्फ 3.3% ही है। दोस्तों, इसी मैन्युफैक्चरिंग के कारण चाइना वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सका। आज चाइना गरीब देशों में नहीं आता, वो यूएसए से टक्कर ले रहा है और यहाँ हम आज भी पाकिस्तान पे अटके हुए हैं। चाइना हमारे लिए एक मिसाल की तरह है कि कैसे कोई देश सिर्फ 35 सालों में मैन्युफैक्चरिंग का लीडर बन सकता है। बट दोस्तों, इसके पीछे कुछ कारण भी है
और वो कारण है गवर्नमेंट की पॉलिसीज। मैन्युफैक्चरिंग की इस दौड़ में चाइना हमारे देश से कहीं आगे निकल गया, क्योंकि हमारे देश की पॉलिसीज कभी भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए सूटेबल ही नहीं थी। कोई भी क्यों अपने करोड़ों रुपए हमारे देश में इन्वेस्ट करना चाहेगा, जब हर एक काम के लिए उसे सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। बिना रिश्वत के किसी भी डिपार्टमेंट में काम नहीं होगा। हर एक काम में इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस और लॉस को ध्यान में रखना पड़ेगा कि काम करना ही नामुमकिन लगने लगेगा। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव सिर्फ एक फैंसी लोगो और बढ़िया स्लोगन ही नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। ये एक बदलाव है देश की पॉलिसीज में, एक परिवर्तन है देश के माइंडसेट में, जो सरकार को एक अथॉरिटी से बदल के एक बिजनेस पार्टनर बनाता है। इसका मकसद फॉरेन कंपनीज और लोकल मैन्युफैक्चरर्स को एक कॉन्फिडेंस देना है कि इस देश में भी काम किया जा सकता है। फैक्ट्रीज लगाना और उसकी परमिशंस लेना कितना सिंप्लीफाइड है, और इस काम में सरकार उनकी मदद के लिए उनके साथ खड़ी है। इस काम के लिए डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT कई एजेंसीज के साथ मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है, जिससे इन्वेस्टर्स को हेल्पलाइन और वेबसाइट जैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई। इन 25 सेक्टर्स को खास करके चुना गया जिन पे सरकार का खास ध्यान रहेगा। स्पेस, डिफेंस और मीडिया को छोड़ के हर एक सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा दिया गया, और इस सब का फायदा इस इनिशिएटिव के लॉन्च होने के अगले ही साल फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के मामले में USA और चाइना को पीछे छोड़ते हुए हमारा देश नंबर 1 स्पॉट पे रहा। 2016-2017 में $60 बिलियन की फॉरेन इन्वेस्टमेंट देश में आई। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो 2014-2015 में 6.9% के आसपास थी, 2022 के आते आते 11.4% बन चुकी थी। वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की 2019 रिपोर्ट में हमारा देश 23 पायदान को जंप करके 63rd प्लेस पे आया। बिजनेस स्टार्ट करने की लगभग हर एक रिपोर्ट में हमारे देश की पोजीशन में सुधार हुआ है। इसी इनिशिएटिव से प्रेरणा लेते हुए इंडियन स्टेट्स ने भी लोकल लेवल पे इनिशिएटिव स्टार्ट किए। मेक इन ओडिशा, तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट, वाइब्रेंट गुजरात, हैपनिंग हरियाणा, मैग्नेटिक महाराष्ट्र, इन्हीं में से कुछ एग्जांपल्स हैं। बट क्या ये हमारे लिए काफी है? दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में अभी भी कई सारे काम बाकी हैं। आज भी हम बिजनेस करने के मामले में 63rd प्लेस पे हैं। मतलब 62 देश ऐसे हैं जहां हमारे देश के मुकाबले बिजनेस स्टार्ट करना आसान है। चाइना और USA जैसे मैन्युफैक्चरिंग जायंट के आगे हमारा ग्लोबल आउटपुट सिर्फ 3.3% ही है, और इसे बढ़ाने की सख्त जरूरत है। इस काम के लिए हमें जरूरत होगी स्किल्ड लेबर, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर गवर्नमेंट पॉलिसीज और एक विश्वास की हमें आगे बढ़ना है, विश्वास की हमें ग्लोबल स्टेज पे अपनी जगह बनानी है। USA के कई ब्रांड्स आज पूरे दुनिया में बिकते हैं। एप्पल हो या मैकडी, हर कोई इनके बारे में जानता है। बट कितने इंडियन ब्रांड्स ऐसे हैं जो इंटरनेशनली इतने फेमस हैं? ये सब फोन ब्रांड्स जो आज इंडिया में अपने फोन बना रही हैं, ये केवल असेंबली करने तक ही सीमित है। आज भी इनके पार्ट्स चाइना या किसी दूसरे देश में से ही आते हैं, और जब तक हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं हो जाता, हमें इस प्रयास में नए इनिशिएटिव्स लाते रहने होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर छोड़ते जाइएगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। वंदे मातरम।